हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर मेडिक्स फिजियोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक है हमारे पास, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो आज जानेंगे कैसे थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या सब्सटेंस चाहिए और कौन से एंजाइम्स इसमें लगेंगे और इसका सीक्रेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थायराइड ग्लैंड का। बिलो द लैरिंग्स, ईस्ट साइड एंड एंटीरियर टू द ट्रेकिया इसकी लोकेशन है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, वेट 15 to 20 ग्राम्स होता है। 2 लोब्स होंगे और दोनों लोब इस्थमस से अटैच्ड होंगे। सेल के अंदर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स होती हैं। ये फॉलिकल्स थायराइड सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके अंदर एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है जिसको हम कॉलॉइड कह रहे हैं, और इस कॉलॉइड में, इस फ्लूइड में जो मेन प्रोटीन है इट इज़ नोन एज थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो T3 एंड T4 इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पर ही बनेंगे। इन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच फॉलिकल इज लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो फॉलिकल है, उसके अंदर एक कैविटी है और ये कैविटी सिंगल लेयर ऑफ थायराइड सेल से सराउंड हो रही है। द शेप ऑफ दीज थायराइड सेल्स मे बी क्यूबॉइडल और मे बी स्क्वेमस। अगर ग्लैंड एक्टिव है तो सेल्स की शेप जो होगी वो क्यूबॉइडल होगी, और अगर ग्लैंड इनएक्टिव है तो सेल्स की शेप स्क्वेमस होगा। तो साइज ऑफ फॉलिकल्स जब एक्टिव होगी तो सेल्स बड़े साइज के होंगे, फॉलिकल भी बड़ी साइज की होगी, और इनएक्टिव होगी तो सेल्स स्क्वेमस टाइप के होंगे एंड फॉलिकल छोटे साइज की होगी। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं दोस्तों, दीज आर थायराइड सेल्स, थायरोसाइट या फॉलिकुलर सेल्स, ये थायराइड या फॉलिकुलर सेल्स हैं और ये एक कैविटी को सराउंड कर रही हैं और पूरा मिल के स्ट्रक्चर बन जाती है थायराइड फॉलिकल्स। इसके अंदर ये कॉलॉइड है, कॉलॉइड में थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होगी। आउटसाइड द फॉलिकल जाएं तो इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहाँ पर ब्लड वेसल आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज होंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस हैं वो फॉलिकल के अंदर थ्रू द ब्लड वेसल्स जा सकते हैं और हार्मोन सिंथेसाइज होकर वापस ब्लड में जा सकता है। आउटसाइड द फॉलिकल्स डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, नोन एज सी सेल्स, बिकॉज ये फॉलिकल के पेरीफेरी में, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो पैराथायरॉयड के अपोजिट एक्शंस लेता है। तो दोस्तों ये तो थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो 5 स्टेप्स हैं। आयोडाइड अपटेक, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। देन ऑक्सीडेशन, आयोडाइड से आयोडीन बनेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप। देन थर्ड इज आयोडिनेशन, आयोडीन टायरोसिन मॉलिक्यूल पर अटैच्ड होगा। देन फोर्थ इज कपलिंग एंड फिफ्थ इज सीक्रेशन ऑफ द T3 एंड T4। तो पहला स्टेप आयोडाइड अपटेक। तो दोस्तों इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यस, तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे ये रीज़न है, यहाँ पर ये ब्लड वेसल है, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जहाँ पर ब्लड वेसल है। ठीक है, ये थायराइड सेल है या फॉलिकुलर सेल है, और ये फॉलिकुलर कैविटी है जहाँ पर थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, कॉलॉइड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टायरोसिन रेजिड्यू की हेल्प से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं, फिर ये प्रोटीन गोल्गी एपरेटिस के थ्रू पैक्ड होता है एंड रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कॉलॉइड के अंदर पहुंचता है। फिर हमको थायराइड सिंथेसिस के लिए फर्स्ट स्टेप इज आयोडाइड अपटेक। तो आयोडाइड अपटेक होता है आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू। कौन सी पंप है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। तो दोस्तों 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स और 1 आयोडाइड मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फॉलिकुलर सेल के अंदर पहुंचते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्यों सेकेंडरी एक्टिव है? बिकॉज पहली चीज़, आयोडाइड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। सेल के अंदर, फॉलिकुलर सेल के अंदर आयोडाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और ब्लड के अंदर या हम कहें इंटरस्टिशियल स्पेस में ये आयोडाइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसमें कोई डायरेक्ट एनर्जी नहीं लग रही है। दैट्स वाई इट इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट क्यों नहीं लग रही है? डायरेक्ट लग रही है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप में। तो पहले सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की एक्टिविटी की वजह से 3 सोडियम आयंस
सेल से बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, तो सोडियम कंसंट्रेशन सेल के अंदर डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड से सोडियम सेल के अंदर आता है, ठीक है ना, और इसके साथ आयोडाइड साथ में आ जाता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, फर्स्ट स्टेप आयोडाइड ट्रैपिंग, याद रहे इट इज आयोडाइड ट्रैपिंग नॉट आयोडीन ट्रैपिंग, ये आयोडाइड आई माइनस है। देन उसके बाद दोस्तों ये फॉलिकल सेल से कैविटी के अंदर जाएगा, और यहाँ पर जो हेल्प होती है वो होती है क्लोराइड आयोडाइड एंटीपोर्ट के थ्रू, जिसको हम पेंड्रिन भी कह रहे हैं, क्लोराइड आयोडाइड एंटीपोर्ट। तो इस तरह से आयोडाइड सेल कॉलॉइड के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही आयोडाइड कॉलॉइड के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं पेरोक्सीडेज। तो सेकंड स्टेप आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। पहला स्टेप ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड, सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। एपिकल सेल मेम्ब्रेन पर, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन पर आयोडाइड से आयोडीन बन जाती है। ओके, नेसेंट आयोडीन या I2 बन जाएगा या I3 माइनस बन जाएगा। यस, तो सेकंड स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आयोडाइड ट्रैपिंग, सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होकर आयोडीन बन चुका है। अब दोस्तों हमने बताया था कि कॉलॉइड के अंदर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। तो अब ये जो आयोडीन है ये टायरोसिन अमीनो एसिड से अटैच्ड होगी। तो थर्ड स्टेप आ जाएगा जिसको हम कहते हैं आयोडिनेशन, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन एंड ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। सो थर्ड स्टेप इज आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन एंड ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अगेन यहाँ पर दोस्तों जो एंजाइम है वो पेरोक्सीडेज ही यूज होता है। तो अब आयोडीन टायरोसिन मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा। अगर एक आयोडीन एक टायरोसिन पर अटैच्ड होता है तो बनता है मोनो आयोडोटायरोसिन, MIT। तो क्या बनता है? MIT, मोनो आयोडीन, मोनो आयोडोटायरोसिन, MIT। अगर 2 आयोडीन अटैच्ड होते हैं तो डाई आयोडोटायरोसिन, DIT। याद रहे MIT और DIT में T स्टैंड फॉर टायरोसिन। सो थर्ड स्टेप इज आयोडिनेशन। उसके बाद दोस्तों फोर्थ स्टेप आता है, अगेन द एंजाइम रिक्वायर्ड इज द पेरोक्सीडेज एंजाइम। इसमें होती है कपलिंग। कपलिंग दैट मीन्स जो मोनो आयोडोटायरोसिन है एंड डाई आयोडोटायरोसिन है वो कपल्ड होके T3, T4 एंड RT3 बनाते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप कहलाता है जिसको हम कहते हैं कपलिंग। तो अभी फोर्थ स्टेप में क्या होगा, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन मिलके बनाएंगे T3, डाई आयोडोटायरोसिन एंड डाई आयोडोटायरोसिन मिलकर बनाएंगे T4। ओके, सो MIT प्लस DIT इट इज T3, DIT प्लस DIT इट इज T4, और RT3 भी बनता है दोस्तों कुछ अमाउंट में, रिवर्स T3। इसमें DIT प्लस MIT होता है। दैट मीन्स जो साइड में एंड में जो टायरोसिन होगा उसमें 2 आयोडीन होंगे और बीच में अंदर की तरफ मोनो वाला होगा, तब रिवर्स बनेगा। दैट इज DIT प्लस MIT इज इक्वल टू RT3। तो चौथे स्टेप के बाद दोस्तों यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के पास बहुत सारे आयोडिनेटेड कंपाउंड्स हैं जिसमें MIT है, DIT है, T3 है, RT3 है एंड T4 है। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप जिसको हम कहते हैं सीक्रेशन या रिलीजिंग ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स कॉलॉइड से एंडोसाइटोसिस के थ्रू, यहाँ एपिकल सेल में कुछ स्यूडोपोडिया टाइप की स्ट्रक्चर निकलती है और ये पूरे के पूरे इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स को इंगल्फ कर लेती है। ओके, तो ये पेनोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर पहुंच जाएगा। कॉलॉइड ड्रॉपलेट अब फॉलिकुलर सेल के अंदर आ गया है। यहाँ पर लाइसोसोम्स में प्रोटीजेस जो एंजाइम्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। तो MIT अलग रिलीज हो जाएगा, DIT अलग हो जाएगा, T3 अलग हो जाएगा, T4 अलग हो जाएगा, RT3 अलग हो जाएगा, जिसमें से RT3, T3 एंड T4 ये इंटरस्टिशियल स्पेस में बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर सीक्रेट हो जाते हैं। दैट मीन्स ब्लड में चले जाते हैं और MIT और DIT ये सेल के अंदर ही रह जाते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर MIT और DIT को रीयूटिलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीआयोडिनेशन, विद द हेल्प ऑफ डीआयोडिनेशन। तो डीआयोडिनेशन के बाद इससे टायरोसिन बन जाएगा और आयोडाइड बन जाएगा और पूरा साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो दीज आर द स्टेप्स। तो एक बार क्या क्या हुआ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में, ये आपको आप रिवाइज करा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए। तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होगा, गोल्गी एपरेटस में पैक्ड होगा। इसके अलावा दोस्तों हमको आयोडाइड पंप चाहिए। आयोडाइड पंप ये आयोडाइड को अपटेक करेगा ब्लड से, और ये पंप होता है बेसोलिटल मेम्ब्रेन पर, और इसके इनहिबिटर्स हैं, इसको रोका जा सकता है थायोसाइनेट आयन के थ्रू, ये ड्रग है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्जन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ये ल्यूमिनल या एपिकल मेम्ब्रेन पे होगा, एंजाइम चाहिए पेरोक्सीडेज। देन आयोडीन बनने के बाद आयोडीन अटैच्ड होता है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पर, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन या आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन। तो इससे दोस्तों MIT एंड DIT सिंथेसाइज होते हैं। अगेन ये एपिकल मेम्ब्रेन पे हैं, एंजाइम पेरोक्सीडेज चाहिए। फिर उसके बाद MIT DIT मिलने के बाद ये कपल्ड होते हैं, कपलिंग रिएक्शन ऑफ MIT एंड DIT, जिससे T3 एंड T4 सिंथेसाइज होता है। अगेन एपिकल मेम्ब्रेन पे होगा, एंजाइम पेरोक्सीडेज ही चाहिए। तो आयोडिनेशन में, ऑक्सीडेशन में, आयोडिनेशन में एंड कपलिंग में, तीनों में एंजाइम हमको चाहिए पेरोक्सीडेज, और पेरोक्सीडेज को काउंटर किया जा सकता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल से। तो याद रहे दोस्तों, हाइपर थायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल ड्रग दिया जाता है वो इन स्टेप्स पर काम करता है, और अगर ऑक्सीडेशन जीरो हो जाएगा तो थायराइड सिंथेसिस भी, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस भी जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी तक दोस्तों आयोडाइड अपटेक हो गया, फिर आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद आयोडिनेशन हो गया टायरोसिन का, उसके बाद कपलिंग हो गई। अब बारी आती है रिलीज की। तो रिलीज होने से पहले थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स कॉलॉइड से, फॉलिकुलर की कैविटी से, फॉलिकल की कैविटी से, कॉलॉइड से थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स अपटेक होगा। तो एपिकल मेम्ब्रेन पर ये एंडोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस के थ्रू, पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये अपटेक होता है। उसके बाद ये लाइसोसोम्स के साथ सेल के अंदर, फॉलिकुलर सेल के अंदर फ्यूज़ करेगा, जिससे T3, T4, RT3, MIT, DIT सब के सब डिटैच्ड हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से। अभी तक उस पर अटैच थे, और T3, T4 और RT3 ये सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर एंजाइम्स डिटैच करने के लिए हमें चाहिएंगे प्रोटीएज। अच्छा, सेल के अंदर जो MIT और DIT बचा हुआ है उसका क्या होगा दोस्तों, तो वो रिसाइकिल हो जाएगा। यहाँ पर हमको डीआयोडिनेज एंजाइम चाहिए, ये फॉलिकुलर सेल के अंदर होगा, और इससे MIT और DIT से आयोडाइड एंड टायरोसिन बनेंगे, जिसको हम रीयूटिलाइज कर लेंगे आयोडीन सिंथेसिस में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं याद रखना है कि T3 एंड T4 सबसे ज़्यादा, T4 बनता है 93%, T4 रिलीज़ होता है 7% के अराउंड, T3 रिलीज़ होता है, और RT3 बहुत कम रिलीज़ होता है, ये इनएक्टिव होता है। यहाँ पर T3 और RT3 में बेसिक क्या डिफरेंस है ये आप देख लीजिए। तो जो T3 है ये टायरोसिन, थायरोग्लोबुलिन पर टायरोसिन रेजिड्यू वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आयोडीन ये रहा, एक आयोडीन ये रहा, और तीसरा आयोडीन आउटसाइड है। दो आयोडीन इनसाइड वाले बेंजीन रिंग पे हैं, एक आयोडीन बाहर की तरफ है, तो ये T3 है। जबकि RT3 में क्या होता है, दो आयोडीन आउटसाइड होते हैं और एक आयोडीन इनसाइड होता है, तो इसको रिवर्स T3 कहते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, टाइम देने के लिए, सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।